नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शो टाइम में। और भाइयों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह वो डिमोनिक मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आ रहे थे और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं। और वो किसके पीछे आ रहे हैं वो देखते हैं इस एपिसोड में। और शुरू करने से पहले गाइस, आपने वीडियो पे 120 लाइक्स किए, थैंक्स अलॉट। और इस वीडियो पे भी अगर 120 लाइक होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपके लिए सीरीज लाता रहूंगा और अमेजिंग सीरीज पे भी काम कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं यंग मिस्टर आर्जेंट को, जो बहुत ज्यादा यंग है। हम देख पाते हैं कि वो जापान गए थे अपने किसी डील के चक्कर में और उनके डैड जिराड ने उन्हें बताया नहीं था कि वो किनसे पंगा लेने जा रहे हैं। हम देखते हो किमुचू, जो जाका फैमिली से बिलोंग करता है, उसको गन देने जा रहा था। और हम देख पाते हैं कि वहां पर अटैक होता है उन डार्क स्पिरिट्स का। हम देख पाते हो सब पे अटैक करती हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुझू किसी तरह का वेयरवुल्फ है, बट उसके स्टील के दांत हैं, जैसे कि कोई खतरनाक चीज हो और एक तरह से पूरा वेयरवुल्फ ना हो। बट हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक हो जाता है और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। और यहाँ पर सब पे अटैक कर देते हैं वो डार्क स्पिरिट्स, और किसी को निशान देने के लिए नहीं आए हैं बल्कि जान से मारने के लिए आए हैं। जहां पर हम देख पाते हैं मिस्टर आर्जेंट की भी हालत खराब हो चुकी थी और वहां पर कटाशी नाम का बंदा लड़ने लगता है उन लोगों से, बट जीत नहीं पाता है। और वही हम देख पाते हैं अपनी गन निकाल लेते हैं मिस्टर आर्जेंट, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अब लड़ना ही पड़ेगा। और वहां पर गोली मारते हैं उनमें से एक डार्क स्पिरिट को फेस पर, और हम देखते हैं उसका मास्क टूट जाता है और पीछे से दिखता है सिर्फ अंधेरा और डार्कनेस। और हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट ये पूरा किस्सा बताने लग रहे थे एलिसन, स्कॉट और आइजैक को, जहां पर वो बताते हैं कि उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमें पता चला है कि अमेरिका के अंदर ही कटाशी अब रहता है और वहां पर हम उससे पता लगा सकते हैं। अब तक तो उसने बताया नहीं है और ना वो किसी से मिलना चाहता है, बट हमको पता लगाना ही पड़ेगा कि डार्क स्पिरिट्स हमारे पीछे क्यों आ रही है और इनका मकसद क्या है। और मैं इनसे पहले भिड़ चुका हूं और मैं ये लेकर जाऊंगा। अगर उसको याद नहीं रहूंगा मैं, तो फिर भी कटाशी को ये मास्क तो जरूर याद होगा। और हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट प्लान बनाते हैं वापस उससे मिलने का, क्योंकि उन्हें इन डिमोनिक स्पिरिट्स को हराना है। और अब वही हम देख पाते हैं कीरा को, जो स्कॉट के साथ में थी, और हम देखते हैं कीरा उसका वेयरवुल्फ वाला फेस देखना चाहती है और उसे पता चल चुका है इसके पैक के बारे में और सब लोगों के बारे में। और हम देखते हैं कीरा इसका वेयरवुल्फ वाला फेस देख के एक्साइटेड होती है, ना कि डरती है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं कीरा पसंद करने लगी थी स्कॉट को, मतलब स्कॉट भाई की अब नई गर्लफ्रेंड है और आइजैक का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो चुका है। और वही हम देखते हैं स्कॉट को, जिसके पीछे लग चुके हैं दोनों ट्विन अल्फा, मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो डीमंस शायद आ सकते हैं अब स्कॉट के पीछे। सुबह होने से पहले स्कॉट की तरफ ही बढ़ने लग रहे थे, तो स्कॉट को बचाना पड़ेगा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता स्कॉट इन दोनों को, बट वो बोलते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बचाना जरूरी है। और हम देखते हैं उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं 5 मिनट के लिए भी। बट तभी स्कॉट साफ करता है कि वो स्टाइल से मिलने जा रहा है, और प्लीज स्टाइल के सामने प्लीज सुनने की कोशिश मत करना कि हम क्या बात कर रहे हैं, और अगर तुम करोगे तो मैं पता लगा सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रू अल्फा हूँ। और हम देखते हैं स्कॉट को नहीं पता था ये कैसे होता है, बट इन दोनों को बेवकूफ बना के चला जाता है सीधा स्टाइल के पास, जहां पर हम देखते हैं स्टाइल बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ है, टेंस्ड है, क्योंकि उसे नहीं पता उसने क्या किया है और कहीं ना कहीं कीरा को मरवाने में उसका हाथ है। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि उसी ने वो चाबी दी है, चाबी खोल के रखी थी, ब्लैक बोर्ड पे लिखा था और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, नर्वस हो रहा है। बट हम देखते हैं स्कॉट बोलते हैं कहां पर लिखा हुआ है, कुछ भी तो नहीं है, ब्लैक बोर्ड साफ है, ना तुम्हारे पास वो चाबी है। और हम देखते हैं स्टाइल टेंस्ड होने लगता है क्योंकि उसके पास वो चाबी अब नहीं थी और ब्लैक बोर्ड भी साफ है। और वो बोलता है यहीं पर थी, मैंने किया है, मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट मैं लोगों को मरवाने में हेल्प कर रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट टेंस था अपने दोस्त स्टाइल के लिए, और यहाँ पर स्टाइल की हालत खराब हो रही है क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है, उसको डिप्रेशन टाइप हो रहा है। और हम देखते हैं इस मामले में स्कॉट साफ करता है कि स्कूल से छुट्टी ले, सीधा हॉस्पिटल जा और अपना इलाज करा, बेटर रहेगा, रिलैक्स हो, थोड़ी नींद पूरी कर। और अब हम देखते हैं स्टाइल स्कॉट की सलाह मानकर आ चुका था हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पर उसकी तबीयत खराब है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। और ये देख के मलिसा उसकी हेल्प करती है, जहां पर पता चलता है कि वो 8 दिनों से ढंग से सोया नहीं है, उसकी हालत खराब हो रही है। और तभी मलिसा पूछते क्या क्या गड़बड़ हो रही है, और तभी वो बताता है पहली कि मुझे पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही थी कुछ दिनों से, शायद वो मैजिक ट्री की वजह से हो रहा था। और गाइस, आप टाइम पे सो जाया करो, मुझे पता चल रहा है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप सब बिजी हो चैटिंग करने में, तो वो मत करो, टाइम पे सो जाओ वरना स्टाइल जैसी हालत हो जाएगी। और वही हम देखते हैं स्टाइल बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था क्योंकि उसे इल्यूजन्स दिख रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा है, चलो वो तो ट्री की वजह से था, नेमाटोन, बट उसकी हालत वैसे भी खराब हो रही है। और हम देखते हैं मलिसा का क्वेश्चन था कि वो अजीब बिहेव तो नहीं कर रहा है, और तभी स्टाइल बोलता है कौन सा अजीब, जो मैं नॉर्मल अजीब करता हूँ या फिर कुछ हट के अजीब।
और तभी मलिसा बोलती है अच्छा तुम नॉर्मल अजीब ही कर रहे हो, बट तुम्हें विजन्स आ रहे हैं, तुम्हें हेलुसिनेट कर रहे हो, तुम कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे साथ एग्रेशन और डिप्रेशन की, तो मैं तुम्हें स्लीपिंग का इंजेक्शन देती हूँ। हम देखते हैं उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लाइफ में सारी होप खत्म होती हुई दिख रही है स्टाइल को। और हम देखते हैं इंजेक्शन लगने के बाद वो सोने लगता है और मलिसा का हाथ पकड़ता है, जहां पर मलिसा को बहुत ज्यादा इमोशनल फील होता है स्टाइल के लिए, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। और वहीं पर स्टाइल्स मलिसा को मोम कहकर बुलाता है, और ये सुनने के बाद हम देखते हैं मलिसा बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है, क्योंकि वो स्टाइल को बचपन से जानती है कि उस कोर्ट का दोस्त था और बचपन से ही उल्टी सीधी हरकतें करता आ रहा है, बट इसकी माँ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मलिसा उसके बारे में इमोशनल थी। और वही हम देख पाते हैं स्कॉट को जो टेंस्ड हो चुका है अल्फा ट्विन से, और उनसे पीछे छुड़ाने के लिए उनकी गाड़ी खराब करके चला जाता है। और यहाँ पर उसका साथ दिया था कीरा ने। हम देखते हैं कीरा को अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि उसे डाउट है कि कहीं ना कहीं वो डार्क स्पिरिट्स कीरा के पीछे ना हो। और वही हम देखते हैं अगले सीन में, जहां पर मिस्टर आर्जेंट आइजैक और एलिसन को अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि कटाशी किसी से मिलने वाला नहीं है, वो पैरानॉइड हो चुका है उन सब सिचुएशन से, और वो अपने घर के बाहर नहीं निकलता है, बट उससे मिलने का एक तरीका है, मैं अपनी अमेजिंग गन उसे बेचूं तो, और ये पुरानी गन खरीदने के लिए शायद वो बाहर आ जाए, और यही मौका होगा, हम उसको पकड़ पाएंगे। बट हम देखते हैं इस प्लान में आइजैक और एलिसन अपने आप को शामिल करने का ट्राई करते हैं, जहां पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है मिस्टर आर्जेंट, बट तभी एलिसन साफ करती है कि आप अकेले नहीं जीत सकते हो, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं ना चाहते हुए मिस्टर आर्जेंट उसको प्लान में शामिल करते हैं, और अपने प्लान को ऐसा चेंज करते हैं कि ये दोनों भी फिट बैठ जाएं, और पिछली बार की तरह मिस्टर आर्जेंट को इतनी सारी चोट ना लगे जो उन्हें लगी थी कटाशी को ढूंढते हुए, और वहां पर उनके बंदों के साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी। और वही हम देखते हैं एलिसन के प्लान के हिसाब से वो वहां से चले जाते हैं कार में उस गन को लेकर। अब वही हम देखते हैं कार में जाते हुए यहाँ पर वो तैयार करने लगते हैं आइजैक को कि वो ध्यान भटकाए फ्रंट डेस्क का, और वो चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस के लड़के कटाशी तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं आइजैक को स्क्रिप्ट रीड करने की कोशिश करता है गन के बारे में, और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। और हम देखते हैं तभी एलिसन उसको बोलती है कॉन्फिडेंट हो जाओ, बी लाइक अ मैन, ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम मैन हो। और तभी एलिसन उसको कहती है कि कंट्रोल करो अपने एंजाइटी के ऊपर, और तभी हम देखते हैं उसके फादर के जाते ही उसे किस करने लगती है और उसे कॉन्फिडेंस देती है किस करके। और गाइस मुझे भी ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अकेला बैठे हुए। तो गाइस सबको ऐसी मोटिवेशन चाहिए जो मुझे भी नहीं मिली है, और हम देखते हैं ये मोटिवेशन मिल चुकी थी आइजैक को, और ये मोटिवेशन के बाद वो कॉन्फिडेंट था, और अब जाता है सीधा बिल्डिंग के अंदर, जहां पर अपनी गन रखता है, और पता चलता है सामने वाले लोगों के पास भी एक वेयरवुल्फ है जो उनकी टीम में था। हम देख पाते हैं यहाँ पर एक गन को एक्सप्लेन करने लगता है, और उनको समझ आ जाती है गन जो बहुत ही पुरानी थी 16वीं सेंचुरी की। और हम देख पाते हैं आइजैक कैश तो ले लेता है, बट बोलता है मैं यहीं पर गिनने वाला हूँ, और तभी अपने बैग में से काउंटिंग मशीन निकालता है और यहाँ पर नोट काउंट करना शुरू करता है, क्योंकि उसे टाइम वेस्ट कराना था किसी भी तरह करके, जिससे कि चुपचाप पीछे के रास्ते से जाके सीधा कटाशी से मिल सके, क्योंकि वो किसी से मिलना नहीं चाहता है, तो यही इनको तरीका अपनाना पड़ेगा। जहां पर हम देख पाते हैं उस वेयरवुल्फ को डाउट हो चुका था, और यहाँ पर आइजैक पर अटैक करने का ट्राई करता है, और यहाँ पर आइजैक अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म लेने लगता है। और हम देख पाते थे कटाशी इन सब बातों पे ध्यान दे रहा था, बट तब तक वहां पर मिस्टर आर्जेंट पहुंच जाते हैं गन लेकर, और साफ करते हैं कटाशी मैं यहाँ तुम्हें हार्म करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। और वहीं पर हम देखते हैं एलिसन उसकी गन गिरा देती है, जिससे कि कटाशी अपने आप को डिफेंड ना कर सके। और यहाँ पर पता चलता है कि आइजैक को उन लोगों ने पकड़ लिया है, बट यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ पूछने आए इस मास्क के बारे में, प्लीज मुझे बता दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और हम देखते हैं कटाशी को याद आता है कि ये बंदा वही है जिसने उसकी जान बचाई थी वहां पर जापान में उस लड़ाई के दौरान, तो यहाँ पर वो हेल्प करने के लिए तैयार था। जहां पर मिस्टर कटाशी बताते हैं ये मास्क बिलोंग करता है ओनी से, जो एक तरह के डीमंस होते हैं, और हमको उनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उन्हें हरा ही नहीं सकते हैं, कोई भी इंसान की बनाई हुई चीज इनको हरा नहीं सकती है। ये सुनामी की तरह है जिससे हम बच सकते हैं बट रोक नहीं सकते हैं, और हमको बीच में आना भी नहीं चाहिए। ये डार्क स्पिरिट्स को मारने के लिए लाए जाते हैं, और यहाँ पर मिस्टर कटाशी साफ करते हैं कि अगर तुम डार्क या इविल नहीं हो तो तुम पे अटैक नहीं करेगा, ये सिर्फ वॉइड को ढूंढ के मारने के लिए बनाए गए हैं, और ये डीमन नोगत्सुने को ढूंढने लग रहे हैं। ये एक तरह की वुल्फ होती है किनुत्सुके की तरह, बट हम देखते हैं ये इविल होती है। नॉर्मली सेलेस्टियल, थंडर और बाकी टाइप की होती है, बट ये डार्क वॉइड वाली किनुत्सुके को ढूंढकर मारने के लिए लाए गए हैं।
और इनके रास्ते में भीम को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उस रात तुमने मेरी जान बचाई, थैंक्स अ लॉट, बट मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, अगर तुम्हारी बेटी के अंदर वो वॉइड है तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए और वो तुम सबके लिए बेटर होगा, क्योंकि ओनी अपने रास्ते में हर आने वाली चीज को खत्म करते हुए आते हैं जब तक वो वॉइड को खत्म नहीं कर देते हैं। और ये सुनने के बाद सब लोग डर चुके थे, क्योंकि ओनी सिर्फ इसी ग्रुप के पीछे पड़ा है, तो मतलब इनमें से कोई एक है जो वॉइड है और क्या कहें नोगुत्सुने है। और हम देख पाते हैं सब लोग थोड़े टेरिफाई हो चुके थे इस सिचुएशन पर। और वही हम देख पाते हैं मिस्टर मकॉल को, जो सीधा अपने ऑफिस में जाते हैं और अपना लैपटॉप ऑन करने का ट्राई करते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनका लैपटॉप किसी ने खोला था और यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप में एक फोटो खींच के आ चुकी थी उसके बेटे स्कॉट और कीरा की। और ये देख के उन्हें गुस्सा आने लगता है कि कहीं ना कहीं उसका बेटा स्कॉट किसी बड़ी गड़बड़ में है। और वही हम देख पाते हैं मलिसा को, जो स्टाइल्स के लिए थोड़ी टेंस थी, और हम देखते हैं वो रिपोर्ट चेक करने लगती है स्टाइल की मॉम की, क्योंकि उसको लगता है कि कोई तो सिमिलैरिटी है उसके मॉम और स्टाइल के केस में। और हम देखते हैं स्टाइल की मॉम को भी सेम प्रॉब्लम थी और यहाँ पर स्टाइल्स को होने लग रही है और उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि स्टाइल की भी मौत हो जाएगी जैसे उसकी मॉम की हुई थी। और वही हम देखते हैं वो इमोशनल होने लगती है रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं घर पे आ चुका था स्कॉट कीरा के साथ में, और हम देखते हैं कीरा उसके साथ टाइम बिताने लगती है, जहां पर वो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगते हैं। और तभी वो साफ करता है मेरे वेटरनरियन डॉक्टर ने घर को सेफ बना दिया है। और ये बात कीरा को समझ नहीं आती है, जानवरों का डॉक्टर घर को सेफ कैसे कर सकता है। बट हम देख पाते हैं सारी खिड़कियों से बंद करने के बाद दोनों थोड़ा टाइम एक साथ बिताने लगते हैं, जहां पर कीरा को लगता है कि वो एक कित्सुने है, एक वुल्फ। और हम देख पाते हैं ये कोट यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और साफ करता है डजंट मैटर, तुम सेफ हो और मैं तुम्हें यहाँ पर ला चुका हूँ। और तभी कीरा का सवाल था कि तुमने उन ट्विन को भी अपने साथ इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि तुम उन्हें सेफ रखना चाहते हो, तो तुम मुझे क्यों साथ में लाए हो। और तब कहीं ना कहीं पता चलता है स्कॉट को लगता है कि वो इविल जिसके पीछे सारे मॉन्स्टर्स पड़े हैं वो कोई और नहीं कीरा है, बट वो कीरा को बचाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सही है। और वहीं पर हम देख पाते हैं मिस्टर मैकॉल को, जो आ चुके थे घर के अंदर गुस्से में, जहां पर साफ करते हैं स्कॉट कि तुम घर में क्यों आए हो, आपको अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। और हम देखते हैं उसे डर था कि रात होते ही ये सारे ओनी नाम के मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएंगे और उनसे अपने डैड को बचाना भी चाहता है और उनसे मिलना भी नहीं चाहता है। बट हम देखते हैं मिस्टर मैकॉल का एक ही क्वेश्चन था कि मेरे पास घर की चाबी है और दूसरी बात है बट तुम्हारे पास मेरे ऑफिस की चाबी कैसे आई, तुम मेरे ऑफिस में कैसे घुसे। और वो फोटो दिखाता है और हम देखते हैं इस मोमेंट पे समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता स्कॉट कि वहां पर क्या कर रहा था, बट अपने डैड को वहां से भेजना चाहता था। और वहीं पर हम देखते हैं उसकी मॉम भी वहां पर आ चुकी थी घर में और सब कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है। बट हम देखते हैं सिचुएशन बिगड़ रही थी क्योंकि अब हो चुकी है रात। और तभी हम देख पाते हैं ओनी घर के अंदर खड़ा हुआ था और ये देख के कीरा साफ करती है कि हम लेट हो चुके हैं। और तभी मिस्टर मैकॉल को लगता है कि हमारे घर में कौन घुस आया और उससे लड़ने के लिए जाते हैं। और तभी ओनी उसे तलवार मारता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। बट तब तक वहां पर आ चुका था डेरिक लड़ने के लिए और यहाँ पर वो ट्विन भी आ चुके हैं। हम देखते हैं सारों को बाहर भगाने की ट्राई करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मिस्टर मैकॉल को मलिसा पहले ही लेके जा चुकी है अलग रूम में और हम देखते हैं मिस्टर मैकॉल ने कुछ भी नहीं देखा जो यहाँ पर हुआ लड़ाई। और यहाँ पर हम देख पाते हैं लड़ाई करते करते मॉम को बुलाने लगता है स्कॉट और बोलता है प्लीज माउंटेन ऐश फेंको, हमने इनको घर के बाहर निकाल दिया है। और हम देखते हैं जैसे ही सारे ओनी को घर के बाहर धक्का मारते हैं, वहां पर मलिसा माउंटेन ऐश फेंक के वहां से रास्ते बंद कर देती है और यहाँ पर अब अंदर नहीं आ सकते हैं ये ओनी। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोग सेफ फील करते हैं और पता चलता है डेरिक उस सबका पीछा सुबह से करने लग रहा था। और वहीं कीरा घर के बाहर नहीं जा पा रही है, जैसे कि वो भी कोई सुपरनेचुरल हो, और ये बात एडन को नहीं पता थी। और तभी एडन उसका हाथ पकड़ने लगता है और बोलते तुम्हें पता है तुम कौन हो, कि देखो इसका हाथ आर पार नहीं जा पा रहा है माउंटेन ऐश के, मतलब ये भी कोई सुपरनेचुरल है। और तभी डायरेक्ट साफ करता है बेवकूफो तुमने अब तक ध्यान नहीं दिया, ये कित्सुने हैं, बट इसको पता नहीं कौन से टाइप की है क्योंकि 13 टाइप की कित्सुने होती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर कीरा टेंस्ड में है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता है। और डेरिक बोलता है कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, तुम इसके चारों तरफ देख पाओगे उस ओरा को जो इसकी पावर है, बट ये इतनी यंग है कि इसको पता नहीं है कैसे इसे कंट्रोल करना है। और वही हम देखते हैं कीरा को अपने बारे में कुछ नहीं पता था और यहाँ डेरिक को उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और वही हम देख पाते हैं कोर्ट के डैड की हालत अब खराब होने लग रही है और उसको नहीं लगता है कि वो बच पाएगा। और यहाँ पर मलिसा उसे शांत करने की कोशिश करती है और स्कॉट को बुला के कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा और हमारे पास टाइम नहीं है। बट स्कॉट साफ करता है कि हम यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है मॉन्स्टर्स,
और अगर हमने ये बाउंड्री खोली तो शायद हम पे अटैक कर दें। और हम देखते हैं मलिशा टेंस थी कि अपने एक्स हस्बैंड की जान बचाए या फिर सबकी प्रोटेक्शन करे। और वहीं पर हम देखते हैं सब लोग टेंस थे और यहाँ पर मिस्टर मकोल की सारी होप खत्म हो रही है और वो मलिशा को साफ करता है कि वो लास्ट टाइम अपनी सारी गलतियां भूलकर वापस इसलिए आना चाहता था क्योंकि अपने बेटे के साथ वापस बॉन्ड करना चाहता था, बट शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। और वही हम देख पाते हैं बाहर की तरफ ये सारे ओनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे थे और वो तोड़ने का कोशिश करते हैं माउंटेन ऐश की लेयर को। और हम देखते हो इतने पावरफुल थे कि पूरा घर हिला देते हैं। और यहाँ पर कोर्ट फोन करता है सीधा एलिसन को और पूछता है तुम्हें कुछ पता चला इन मॉन्स्टर के बारे में, ये अटैक कर रहे हैं। और तभी एलिसन बताती है डोंट वरी वो ओनी है, वो डीमंस है बट वो तुम्हें हार्म नहीं करेंगे, वो सिर्फ चेक कर रहे हैं एक डिमोनिक स्पिरिट को, वो तुम्हें टेस्ट करके छोड़ देंगे और कोई हार्म नहीं है, प्लीज तुम समझो, सिर्फ उन्हें चेक करने दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। और हम देखते हैं अब तक ओनी ने वो माउंटेन ऐश की लाइन क्रॉस कर ली थी और पूरी जो माउंटेन ऐश है उसको फैला दिया था जिससे कि अब वो किसी काम की नहीं है। और हम देख पाते हैं ओनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये सुनने के बाद स्कॉट बोलता है ये सिर्फ हमें चेक करने वाले हैं, डोंट वरी, और प्लीज इन पे कोई अटैक नहीं करेगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पर डरने लगती है कीरा क्योंकि उसे लगता है कि वो डार्क ओनी है, नोगित्सुने है या फिर कहीं वॉइड। बट हम देख पाते हैं उन दोनों को टेस्ट करते हैं और यहाँ पर डीमन टेस्ट करने के बाद उनको जमीन पे गिराते हैं और वहां से चले जाते हैं। मतलब ये दोनों डीमंस नहीं थे और यहाँ पर इन दोनों को उठाने की ट्राई करते हैं सब लोग। और यहाँ पर खुश था कोर्ट कि दोनों ही डीमन नहीं है। और वही हम देख पाते हैं अगले सीन में जहां पर कोर्ट के डैड को हॉस्पिटल लेके आने लग रहे थे और अभी भी वो जिंदा है और बुरी हालत में है। और हम देख पाते हैं वही हॉस्पिटल के अंदर स्टाइल अब उठ चुका था इतनी लंबी नींद के बाद, जहां पर ये सारा कलेश चलने लग रहा है और यहाँ पर अब स्टाइल की आंखें खुली हैं और उसको लगता है कि वो हॉस्पिटल में अकेला है और जाने लगता है। और तभी पता चलता है ओनी उसे घेर लेते हैं और यहाँ पर हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने स्टाइल पे भी डाउट है इन ओनी को कि शायद इसके अंदर कुछ है। बट हम देखते हैं स्टाइल आगे बढ़ने लगता है तो और ओनी आ चुके थे और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल के हाव भाव बदलते हैं और वो ओनी के अंदर हाथ डाल के एक फायर फ्लाई निकालता है और ओनी को मार डालता है। और गाइस मुझे नहीं पता था हमारे स्टाइल के पास ये पावर है, बट गाइस ये स्टाइल तो नहीं है, ये वो ओनी को मारने वाला डिमोनिक स्पिरिट है जिसने हमारे नन्हे मुन्ने स्टाइल पे कब्जा कर लिया है। और हम देख पाते हैं इन तीनों को मार देता है स्टाइल्स क्योंकि स्टाइल अपने होश में था ही नहीं और इस वजह से उसके साथ ये प्रॉब्लम होने लग रही थी। और हम देख पाते हैं उस तक स्कॉट पहुंचता है उससे मिलने के लिए और यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने के ट्राई करता है स्टाइल्स और वहां से चले जाते हैं। और हम देख पाते हैं जमीन पे जहां पर उसने ओनी को मारकर एक जुगनू में बदल दिया है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो डिमोनिक मॉन्स्टर है वो हमारा नन्ना मुन्ना स्टाइल्स है। और गाइस इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, इससे पहले इसको मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। पता नहीं अगले एपिसोड में इसके साथ होगा क्या, वो देखने के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स अ लॉट गाइस सपोर्ट करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।